जेलर साहब आते हैं और अपने कैदी से पूछते हैं कि आपको परसों फांसी होना है, तो भारत का संविधान और कानून यह बात बताता है कि आपका अंतिम जो इच्छा है वो आपसे पूछा जाए। तो क्या है आपकी अंतिम इच्छा, आप हमें बताइए, वो इच्छा हम पूर्ण करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो जो कैदी सुबोध होता है वह बोलता है कि अंतिम इच्छा हमारी यही है कि एक रात के लिए हम अपनी पत्नी के साथ एक ही बेड पे सोए, यही हमारी अंतिम इच्छा है। जो जेलर होता है वह सोच में पड़ जाता है कि हमारे 15 साल के सर्विस कैरियर में ऐसा पल नहीं आया कि एक कैदी कहे कि हम अपने पत्नी के साथ एक रात सोना चाहते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है और आज की एपिसोड में हम यह कहानी पूरे विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। अलीगढ़ में सुबोध और प्रमोद नाम का दो दोस्त होते हैं। सुबोध की शादी हो चुकी होती है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जबकि प्रमोद जो होता है उसकी शादी नहीं होती है। दोनों की गहरी दोस्ती रहती है। दोनों लोग पढ़ लिख के एक प्राइवेट कंपनी में दोनों का जॉब लगता है। दोनों लोग जॉब करने जाते हैं और कुछ समय बीत जाता है तो उस कंपनी में एक वंदना नाम की लड़की काम करने आती है और कहीं ना कहीं सुबोध तेज होने के कारण उस वंदना की दोस्ती सुबोध से हो जाती है और सुबोध अपने पारिवारिक जीवन के बारे में वंदना से नहीं बताते हैं और वंदना और सुबोध की दोस्ती गहरी होने लगती है। दिन प्रतिदिन इनकी जो दोस्ती होती है वह बढ़ने लगती है। कभी सुबोध अपना टिफिन लाता है तो उस टिफिन से वंदना भी खाती है और कभी वंदना टिफिन लाती है तो उस टिफिन से सुबोध भी खाना खाता है। इन लोगों की दोस्ती इतनी गहरी होने लगती है कि आसपास के लोगों में भी चर्चाएं होने लगती है कि इन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ रही है। एक दिन से अचानक सुबोध का दोस्त प्रमोद आता है और सुबोध से कहता है कि अपनी जो दोस्त है वंदना, उस दोस्त से हमारी भी दोस्ती करा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वंदना जो है वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उस गर्लफ्रेंड से हमारी भी दोस्ती कराओ। तो कहा गया है कि एक दोस्त सब चीज बांट देता है, लेकिन जैसे ही दोस्त के जिंदगी में कोई लड़की आती है दोस्त सब चीज भूल जाता है। वही हाल वहां हुआ। सुबोध कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम गर्लफ्रेंड कैसे तुम्हें बांट सकते हैं, दे सकते हैं, और यह बात कहकर टाल मटोल कर भेज देता है। समय बीतता जाता है। प्रमोद इसी आहत में बैठा रहता है कि वह समय कब आएगा और कब हम सुबोध से कुछ बदला लेंगे। तभी कुछ दिन बीतने के बाद प्रमोद जो है एक जाल बिछाता है और जाल बिछाने के क्रम में किसी तरह से वंदना को सुबोध के जो रूम रहता है उस रूम पे वो बुला लेता है वंदना को, और वंदना के साथ बहुत ही कुख्यात तरीके से कुकृत करता है और कुकृत करने के बाद उसे गला दबाकर मार देता है। और मार देने के बाद उस वंदना को सुबोध के बेड पर सुला देता है और सुलाने के बाद प्रमोद जो है वहां से फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद पुलिस को फोन करके यह सूचना देता है कि फलाना अपार्टमेंट में इतना रूम में कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है जिससे लग रहा है कि कुछ मारपीट हुआ है। और संजोगवश देखिए सुबोध भी वहां पे पहुंच जाता है और जस्ट जैसे ही वह दरवाजे खोल के अंदर एंट्री करता है उसी समय पुलिस जो है वहां पे आ जाती है। और आने के बाद सुबोध के बेड पर वंदना का शव देखकर पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाता है और सुबोध तो मानो जैसे सदमा में ही चला गया। सुबोध चिल्लाता है, प्रशासन से गुहार लगाता है, बताता है, लेकिन एविडेंस जो है वह सुबोध के खिलाफ ही मिलता है। वहां पे जो सबूत मिलते हैं उससे लगता है कि इसकी हत्या जो है वह कहीं ना कहीं सुबोध ही किया है और पुलिस सुबोध को पकड़ के ले जाती है। ले जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में भी यह सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो हत्या है और इसके साथ जो कुकृत किया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं सुबोध का ही हाथ है। और इसे यह सिद्ध होने के बाद सुबोध को जेल भेज दिया जाता है। सुबोध पर कानूनी प्रक्रिया संविधान द्वारा जो साक्ष्य मिलता है उसके हिसाब से उस पर केस चलते हैं और केस चलने के बाद जज साहब
सुबोध को फांसी की सजा सुना देते हैं। सुबोध का फांसी होने वाली होती है, परसों करके फांसी होने वाला होती है, तभी जेलर जाते हैं और जेलर जाने के बाद सुबोध से पूछते हैं कि बताओ, संविधान भी यह कहता है कि जो आदमी का फांसी पड़ने वाले होते हैं उनका एक अंतिम इच्छा कम से कम पूरा कर दिया जाए। तो जेलर जाने के बाद पूछते हैं सुबोध बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो सुबोध बड़े ही भावुक से बोलता है कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम अपने पत्नी के साथ एक रात एक ही बिस्तर पे सोएं, यही हमारी अंतिम इच्छा है। जेलर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे 25 साल 20 साल के कैरियर में ऐसा कोई कैदी नहीं कि ऐसा कुछ मांग दे। और सुबोध मांगा तो क्या किया, जेलर ने यह बात सुबोध के पत्नी को बताया कि तुम्हारा जो पति सुबोध है वो तुम्हारे साथ एक रात एक ही बेड पर सोना चाहता है, इसके लिए वह हमसे मंजूरी मांग रहा है। उसकी पत्नी भी कहती है कि क्या किया जाए, एक ही रात की बात है, चलते हैं। और पत्नी आने लगती है। जेलर अपने ही जेल में एक जो सेल होता है उस सेल में सभी चीज का मैनेज करवाते हैं और 2 वॉइस रिकॉर्डर उसमें लगा देते हैं जिसका रिकॉर्डिंग वह स्वयं सुन सके, और दोनों गेट पे 2 गार्ड भी रख देते हैं। उस सुबोध की पत्नी आती है और सुबोध एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे बैठते हैं। तभी सुबोध की जो पत्नी है भावुक नर्मता से पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी, मैं थी तभी तुमने ऐसा कुकृत क्यों किया, यह भावुक होकर पूछती है। और सुबोध जो है वह मन ही मन थोड़ा देर रुकने के बाद बताता है कि क्या लगता है हम तुम्हारे साथ इतना समय बिताएं, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किए जिससे तुम्हें लगे कि हम वैसा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें फंसाया गया है और हमारे खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसी सबूत के आधार पर हमें ये सजा सुनाई गई है। तो क्या हुआ था थोड़ा हमें भी बताएं। तो सुबोध बताता है कि हमारे जानकारी के अनुसार जो मेरा दोस्त होता है वह सोचता है कि हम वंदना से दोस्ती करें, और हमारी जो दोस्ती थी वो वंदना से सिर्फ दोस्ती थी और कुछ नहीं था। लेकिन प्रमोद चाहता था कि हम दोस्त बने और दोस्त बनने के बाद और कुछ करें। तो इसके लिए हमने एक बार डांट फटकार भी लगाया था प्रमोद को। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जो था वह मौके की तलाश में था और उस दिन मौका मिल गया। वंदना जो खाना खाने हमारे घर आई थी और उस दिन हम रूम पे नहीं थे, और कहीं ना कहीं प्रमोद जो था वो आया और आने के बाद वंदना के साथ कुकृत किया। कुकृत करने के बाद वंदना को मार दिया और मारने के बाद हमारे बेड पर उसे सुलाकर वहां से फरार हो गया। और एक अनजान अजनबी बन के पुलिस को यह सूचना देती है और पुलिस तत्काल वहां पे पहुंचती है और हमें गिरफ्तार कर लेती है। हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे हम सिद्ध कर पाए कि हम निर्दोष हैं और मेरा दोस्त जो है वह दोषी है। हालांकि इस संविधान पे हमें भरोसा है, इस नियम और कानून पे हमें भरोसा है, लेकिन जो भी साक्ष्य मिला है हमारे ही अगेंस्ट मिला है, तो हम आखिर इसे कैसे सिद्ध करें कि हम इसमें दोषी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो था वो जेलर भी सुन रहे थे, वह गार्ड भी सुन रहा था, जेलर के माध्यम से और आम पब्लिक भी सुन रहा था। तो उसके बाद उसको परसों के दिन उसे फांसी होने वाली होती है। लेकिन इसके लिए एक पटिशन डाला जाता है। पटिशन डालने के बाद जब उस वॉइस रिकॉर्डर को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज साहब जब इसको सुनते हैं, जज साहब के साथ साथ करोड़ों लोग जब इसे सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह ख्याल आ जाता है कि हाँ, हो सकता है कि सुबोध इस हत्या के पीछे इसका हाथ न हो, इसका दोष जो है उसी का हाथ हो। लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने के कारण सुबोध को ही फांसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जज साहब इस केस पर एक बार फिर से गहनता से देखने के बाद उसके दोस्त प्रमोद को कटघरे में बुलाते हैं। बुलाने के बाद प्रशासन को यह हिदायत देते हैं कि एक बार फिर से आप जांच कीजिए और जांच के पॉइंट जो छोटा छोटा पॉइंट हो, बिंदु हो, उस पर गहनता से आप जांच कीजिए। और जब पुलिस प्रशासन उस गहनता से जब उसकी जांच करती है तो सच में सुबोध का नाम नहीं आता है, उसमें प्रमोद का ही नाम आता है। क्योंकि प्रमोद बाद में यह स्वीकार कर लेता है कि सही बात जो मेरा दोस्त सुबोध बता रहा है बात वही सच है कि उस दिन वो आई थी और मैंने ही उसके साथ कुकृत किया और उसको मारा था। और कहीं ना कहीं की जो सुबोध की जो एक रात वाली जो बात होती है, कहीं ना कहीं उस एक रात वाली बात से
सुबोध को रिहा कर दिया जाता है और उसका दोस्त जो प्रमोद होता है उसको फांसी पर चढ़वा दिया जाता है। हालांकि इस कहानी के पीछे आपको क्या सीख मिला, छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।